हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी चैप्टर को, जो हमें बताता है ताप, दाब, आयतन और जो परिवर्तन होगा ऊष्मा से, उन परिवर्तनों का हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे और एक सिस्टमैटिक उसके अंदर जो अंतर्निहित ऊर्जा है, जो परिवर्तन है, उनके बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निकाय या तंत्र किसे कहते हैं। तो याद रखिए, निकाय तंत्र यानी एक सिस्टम, यानी जिस भी द्रव्य को, पदार्थ को हम अध्ययन के लिए चुन रहे हैं तो वही क्या है, निकाय या तंत्र। तो द्रव का प्रतिदर्श मतलब उसका नमूना, सैंपल जिसको बोलते हैं, जिसका अध्ययन करना है, निकाय या तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो किसी ठोस, द्रव या गैस का दिया हुआ नमूना है, यानी सैंपल है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या भौतिक प्रक्रिया हो रही, इन चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करेंगे वही उसका तंत्र कहलाएगा। तो तंत्र कितने प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। हम उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। बंद मतलब जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा, और खुला की देखिए, आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं खुला तंत्र क्या है। देखिए, ये है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी खुला और विलगित तंत्र है। आप विलगित तंत्र में से समझ रहे हैं कि जो आइस है वो पिघल रही है और जो तवा है जो चढ़ा हुआ है उसमें से वेपर निकल रही हैं। तो ये खुला तंत्र भी कहलाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब ऊर्जा ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके तो वह कहलाता है खुला तंत्र। और विलगित तंत्र क्या कहलाता है, जिनमें ऊष्मा पाकर जो ठोस पदार्थ है वो विलयन अवस्था में बदल रहा है, जैसे बर्फ लिक्विड में बदल रहा है। तो ये अवस्थाएं हैं, यही एक सिस्टमैटिक हम इसका अध्ययन करेंगे, वही कहलाएगा तंत्र। अब हम जानेंगे कि खुला तंत्र, खुला निकाय। अभी अपन ने देखा, जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय कर सकता है, विवृत निकाय या खुला निकाय कहलाता है। खुले बीकर में रखा पदार्थ एक विवृत निकाय है, यानी ये बता रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि खुला निकाय क्या करता है कि जो भी ऊर्जा ऊष्मा है उसका आदान प्रदान करेगा। अगला है, जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। याद रखना, ऊर्जा का विनिमय कर सकता है परंतु द्रव का विनिमय नहीं कर सकता है, बंद निकाय कहलाता है। तो उदाहरण के लिए, एक बंद फ्लास्क में कोई भी पदार्थ रखा है तो याद रखना ऊर्जा का तो विनिमय हो रहा है, यानी अपन अगर किसी भी चीज़ में, कंटेनर में कोई पदार्थ रखते हैं तो याद रखना उसमें ऊर्जा का तो विनिमय होगा, परंतु द्रव का विनिमय नहीं होगा क्योंकि वो तो बंद है। तो द्रव का विनिमय कैसे हुआ, तो वो तंत्र कहलाता है बंद तंत्र। आपको ये याद रखना है। अगला है ऊष्मागतिक निकाय। याद रखना, ऊष्मागतिक निकाय तो ऐसा निकाय जिसकी अवस्था में, आपने ये चैप्टर ही है ऊष्मागतिकी, तो ऊष्मागतिकी अब तंत्र क्या है, तो ऊष्मागतिकी जिस अवस्था में हम देखिए दाब, आयतन, ताप के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में यही तो पढ़ेंगे, ताप, दाब, आयतन, इन परिवर्तन हो, इनसे संबंधित नियम, यही सारी। तो ये क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी के नियम और ऊष्मागतिक निकाय। अब आ जाता है विलगित तंत्र। मैंने अभी दिखाया कि बर्फ किस तरह से क्या हो रहा था, पानी में बदल रहा था, पानी में परिवर्तित हो रहा था। तो ऐसा गतिक निकाय जिसमें निकाय तथा वातावरण के मध्य ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ना ही द्रव का, विलगित निकाय। याद रखिए, विलगित निकाय कहलाएगा। अगला है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताना है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं में रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। याद रखना, यानी कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखना, मीथेन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मीथेन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। अब ये मीथेन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल बना, तो याद रखना इसमें ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। अतः ऊर्जा जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया में
क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा का, देखना उसमें ऊष्मा और ऊर्जा निकल रही है, पर अगर जिसमें अवशोषण होगा तो वो क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो छेपी में ऊर्जा निकलती है और शोषी में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो आपने देखा था कि मीथेन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। परंतु ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण हो रहा है। आइए हम रिएक्शन से देखेंगे कि लेड नाइट्रेट है, तापमान पाता है और लेड ऑक्साइड और नाइट्रेट में बदल जाता है और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रक्रिया में आप देख ही रहे हैं, इस अभिक्रिया में ऊर्जा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है। इस प्रकार वो अवशोषित होने के बाद वो कई जो पार्ट्स हैं, जो यौगिक जो है, कई भागों में विभक्त हो रहा है। अगला हम जानेंगे ऊर्जा किसे कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हमने जो काम किया तो वो कार्य करने की क्षमता है, या किसी भी वस्तु की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, उसकी ऊर्जा। जितना व्यक्ति के पास ऊर्जा होगा उतना ही वो कार्य करेगा। तो कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य का मात्रक जो होता है, ऊर्जा का मात्रक जो होता है, वो जूल होता है। अब इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और उसका व्यंजक। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपने समझ लिया तो आपको तुरंत ही बनेगा, और ये एग्जाम में आता है, पूछा ही जाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या बताता है, ब्रह्मांड में ऊर्जा की मात्रा स्थिर है। बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा की मात्रा स्थिर है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो सकती है। यानी जैसे मान लो पानी था, पानी किस में बदल गया, वेपर में, वेपर गैस में। मतलब ये इस प्रकार का परिवर्तन चल रहा है, यानी ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ना तो यह ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। हम सोचे उत्पन्न कर लें, बना लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। आप बिल्कुल इजी में बताते हैं कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है वो निश्चित मात्रा में निहित है या स्थिर मात्रा में निहित है। अतः ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। अतः ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अब हम जानेंगे इसका गणितीय व्यंजक। अब हम मान लेते हैं कि माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, यानी कोई भी निकाय है, कोई भी तंत्र जिसको हमने अध्ययन के लिए चुना है, उसकी अंदर की जो ऊर्जा है, इंटरनल जो एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा जो है, वो है U1। ठीक है। अब हमने उस U1 ऊर्जा वाले निकाय को, उस परिवेश को Q ऊष्मा दी, तो उसने अवशोषित कर ली। तो अब देखिए U1 में Q जुड़ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, U1 + Q हो जाएगी। आप देख ही रहे हैं। और यदि निकाय पर अब W कार्य कर रहे हैं, देखिए U1 को अपन ने तो Q ऊर्जा दी थी, अब अपन ने उसमें कार्य किया, W कार्य किया। जैसे ही W कार्य किया तो देखिए क्या परिवर्तन होगा। तो जब W कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा फिर बढ़ गई। तो अभी पहले दी थी Q ऊष्मा, तो U1 में Q जुड़ा था, अब Q का W जो कार्य किया वो भी जाके जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जाके जुड़ेगा तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो U1 + Q + W हो जाएगी तथा U2 के बराबर हो जाएगी। ये जो परिवर्तन हुआ, जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ, हम देख ही रहे हैं। U2 किसके बराबर है, U1 + Q + W के बराबर। अब U2 और U1 लगभग समान राशि है, क्योंकि ये आंतरिक ऊर्जाएं हैं। तो ये आंतरिक ऊर्जाएं हैं, वो एक साथ आ जाएंगी, तो हम U1 का पक्षांतर कर देंगे तो U2 - U1 हो जाएगा। देखिए साइड में लिखा है U2 - U1 = ΔU, यानी जो आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक और अंतिम जो आंतरिक ऊर्जा हैं, उनका जो अंतर है वो ΔU के बराबर रहता है। तो U2 - U1 किसके बराबर हो गया, ΔU के बराबर हो गया, और Q + W वैसे ही हो गया। ये समीकरण 1। अब हमें पता है कि जो ΔU है, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है, वो शून्य है। तो जब हम 0 रख देंगे ΔU का मान, तो 0 बराबर Q + W हो जाएगा। देखिए 0 बराबर क्या हो गया, Q + W। जब Q + W हो गया
तो याद रखिए जो उसका Q जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, W के बराबर हो जाएगी। तो जो है ऊष्मा जो है उसमें कार्य के बराबर कहलाएगी। तो यही कहलाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और व्यंजक। इसे आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है एंथैल्पी परिभाषा, सूत्र और अभिक्रिया देना है। यानी एंथैल्पी होता क्या है उसकी परिभाषा जानेंगे, फिर उसका सूत्र जानेंगे। तो एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, यह पदार्थ की अंतर्निहित पूर्ण ऊष्मा की माप है। यानी पदार्थ के अंदर जितनी भी ऊष्मा है उसके अंदर निहित है, वही उसकी एंथैल्पी कहलाती है। और याद रखना एंथैल्पी को H से डिफाइन करते, H मीन्स एंथैल्पी, और एंथैल्पी का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जितनी भी उसके अंदर पदार्थ के अंदर जो है अंतर्निहित जो ऊष्मा है वही उसकी माप है, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। अतः H बराबर किसका रहता है, E प्लस पी वी। E का मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी, प्लस P का मतलब होता है P प्रेशर वाष्प दाब, और V होता है उसका आयतन। तो जो एंथैल्पी है उसकी आंतरिक ऊर्जा और वाष्प दाब आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। याद रखना आंतरिक ऊर्जा और वाष्प दाब और आयतन का गुणनफल, वाष्प दाब और आयतन का गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा के योग को ही क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो यह एंथैल्पी की परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं। अब हम आज जानेंगे कि व्यंजक क्या है। अब एंथैल्पी को भी मान लो कोई तंत्र है, एक भाग दो भाग में बटा है, तो उसकी एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी H1 H2 में, उसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, जो आंतरिक ऊर्जा है वो E1 E2 में, और जो वाष्प दाब है वो कांस्टेंट रहेगा, पर उसका जो वॉल्यूम है वो डिवाइडेड हो जाएगा 1 और 2 में। तो हम उसी से संबंधित व्यंजक को जानेंगे। माना कि स्थिर दाब पर, दाब कैसा है, स्थिर मतलब P कांस्टेंट रहेगा, P कभी डिवाइड नहीं होगा 1 और 2 में। याद रखिए एंथैल्पी H1 और H2 होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी है वो 1 2 में डिवाइड होगी, यानी प्रारंभिक और अंतिम, और उसका जो आयतन है वो है प्रारंभिक और अंतिम। तो हम इसी तरह से देखेंगे कि माना कि स्थिर दाब पर किसी तंत्र की प्रारंभिक अवस्था जो है एंथैल्पी क्या है, H1 है, और आंतरिक ऊर्जा यानी एंथैल्पी बदली तो आंतरिक ऊर्जा भी बदली, H1 हुआ तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, E1 हो गई, तो आयतन भी क्या हो गया, V1 हो गया। इसी दाब पर Q ऊष्मा ये पाकर, यानी जो तंत्र ने क्या की, Q ऊष्मा पाली और अंतिम अवस्था में चला गया, यानी जो अभी H1 H और E1 और P1 थे वो किस में बदल जाएंगे, H2 E2 और P2 V2 में बदल जाएंगे। तो हमारा समीकरण हो जाएगा, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में H1 E1 प्लस PV1 हो गया, ये इक्वेशन 1 होगी। और दूसरी इक्वेशन में देखिए H2 बराबर क्या इसके होगा, E2 प्लस PV2 के। अब ये समीकरण 1 और 2 हैं, तो समीकरण 1 और 2 में क्या होगा, अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए H2 माइनस क्या हो रहा है, H1 हो रहा है। अब H2 माइनस H1 हुआ, उसी तरह हो जाएगा E2 माइनस E1, प्लस P कांस्टेंट होगा, बाहर ही रहेगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि V2 माइनस V1 किसके बराबर है, डेल्टा V के, और जो H2 माइनस H1 जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा H के। तो हम क्या करेंगे, अब इसके पूरे मान रखेंगे। तो H2 H1 किसके बराबर है, डेल्टा H के, E2 E1 किसके बराबर है, डेल E के, और P का P ही रहेगा, V2 माइनस V की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा V। अतः एंथैल्पी में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा E और P डेल्टा V के योग के कैसे है, बराबर होती है। तो यही एंथैल्पी का व्यंजक है। यदि आपसे प्रश्न में पूछता है कि N गैस के लिए, N मोल गैस के लिए व्यंजक, तब आप, मैं आगे समझा रही हूँ, तब आप इसे आगे करिएगा। देखिए अब हम मान लेते हैं आदर्श गैस समीकरण है। माना कि प्रारंभिक गैस में आदर्श गैस जो मोल है N1, तो अब यहाँ पे जो PV बराबर है, हमेशा याद रखिए आदर्श गैस समीकरण में PV बराबर होता है nRT। N उसके मोलों की संख्या, R दर स्थिरांक है, T ताप है। तो आप याद रखिए PV किसके बराबर होगा, nRT के। यहाँ N डिवाइड हो जाएगा N1 और N2 में, तो डेल्टा N हो जाएगा। देखिए PV1 बराबर N1 RT, PV2 बराबर N2 RT। तो ये समीकरण 1 और 2 है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे अपन ने आगे की ओर एंथैल्पी परिवर्तन को देखा था, वैसे ही P कांस्टेंट हो जाएगा, V2 माइनस V1,
और N2-N1 हो जाएगा। RT क्या है, बाहर ही रहेंगे, स्थिर ही रहेंगे। अब हम दोनों की वैल्यू को देखेंगे कि PV2 - PV1 मतलब P डेल्टा V हो जाएगा और N2-N1 जो है वो डेल्टा N के बराबर हो जाएगा। अतः ये जो P डेल्टा V का जो मान आएगा, ये मान क्या होगा, nRT। यही nRT का जो मान है हम समीकरण में रख देंगे। जैसे ही समीकरण में रखते हैं तो P डेल्टा V जो लिखा हुआ है हमने अभी जाना था, ये समीकरण देखिए। अतः स्थिर दाब के सामने डेल्टा H प्लस डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो P डेल्टा V का मान क्या रख दिया हमने, डेल्टा nRT। तो हमारे पास व्यंजक क्या आ जाएगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। तो इस तरह से ये जो व्यंजक होगा वो किसका व्यंजक होगा, एंथैल्पी परिवर्तन का। तो एंथैल्पी परिवर्तन में आपको याद रखना है डेल्टा H बराबर आता है डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT जब आदर्श गैस समीकरण करेंगे तो। अदरवाइज आपको याद रखना डेल्टा H हमेशा डेल्टा E और P डेल्टा V के बराबर ही होता है। अब हम जानेंगे ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा। तो जो ऊष्माधारिता है वो क्या कहला रही है, विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या, किस से व्यक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या कर रहे हैं, ताप क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पदार्थ का द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लें तो जो ऊष्मा यूज होगी वही ऊष्माधारिता कहलाएगी। अतः भौतिक राशि में इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केल्विन। और ऊष्माधारिता की विमा है m1L² T-2 और θ-1। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अब हम जानेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो ऊष्माधारिता को C से डिफाइन करते, तो C बराबर होता है Q/ΔT। C क्या है, पदार्थ की ऊष्माधारिता, मैंने अभी बताया आपको। अब हम जानेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो देखिए, इकाई द्रव्यमान की वस्तु का ताप, यानी अब वस्तु का ताप कितना बढ़ा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी अब द्रव्यमान क्या हो रहा है, इकाई द्रव्यमान की वस्तु का ताप कितना बढ़ा रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता है उस वस्तु को, उस पदार्थ की क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा। यानी जितनी हमें ऊष्मा की ज़रूरत है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए, वही क्या कहला रहा है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा। याद रखिए, आप रटेंगे तो नहीं होगा याद, आप इजी वे में उसको समझ के तैयार करेंगे तो याद होगा। अब हम गणितीय व्यंजक देखते हैं। तो याद रखना Q बराबर होता है m, द्रव्यमान जो है, C डेल्टा T। अब Q बराबर क्या है, mc डेल्टा T। अगर हम क्या करेंगे, C की वैल्यू निकालनी है तो C को बाहर निकाल लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा, m डेल्टा T कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, अनुपात में चला जाएगा। अब हम जानेंगे कि Q क्या है, m क्या है, C क्या है, डेल्टा क्या है। तो जो Q है, पदार्थ में स्थानांतरित ऊष्मा पदार्थ का क्या प्रतिनिधित्व कर रहा है। Q क्या है, पदार्थ की जो मात्रा है उसमें स्थानांतरित ऊष्मा को व्यक्त कर रहा है। m पदार्थ का द्रव्यमान है, C पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या क्षमता है, और डेल्टा T क्या है, ताप में परिवर्तन है। तो इस तरह से हमने विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता की परिभाषा को जाना। तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हैश का नियम क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, हैश नामक वैज्ञानिक थे, उनने क्या किया है कि ये बताया कि कोई भी क्रिया एक पद में कराओ या अनेक पद में, जो उनमें उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा ऊष्मा का जो योग है वो बराबर होगा। यानी हमने एक एक कण जोड़ के 2 कण बनाए, तो जो एक एक कण आपस में मिले तो भी उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, और अगर हम आधा आधा कण आपस में जोड़ें और दूसरा बड़ा कण बनाए तो भी उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हैश ने ये नियम दिया। आइए हम जानेंगे, यदि कोई रासायनिक परिवर्तन 2 या 2 से अधिक पदार्थों में से एक या एक से अधिक पदों में किया जाए, यानी कोई भी अभिक्रिया एक पद में कराएं या कई पदों में कराएं, तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या अवशोषित ऊर्जा की मात्रा समान होती है,
परिवर्तन चाहे किसी भी विधि से कराया जाए। परिवर्तन किसी भी विधि का अर्थ ये होता है कि मान लो परिवर्तन हम चाहे केमिकल रूप से करें या दूसरे नेचुरल रूप से, यानी हमेशा याद रखना जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है वो हमेशा समान ही होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है हमें, तो कार्बन यदि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, और जब फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के फिर एक मॉलिक्यूल्स को लेकर ग्रहण करता है तो भी उतनी ही। जब हम अगर डायरेक्ट बनाएं और आधा आधा बनाए तो भी हमेशा याद रखना ऊर्जा की मात्रा कैसी होगी, समान ही होगी। जैसे हम उदाहरण में देते हैं, तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। माना कि पदार्थ ए है और पदार्थ बी में परिवर्तन होता है, तो एक पद विधि में ए से बी बनने में Q कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अनेक पद में क्रिया पदों में कराई जाती है तो क्या होता है, Q1 Q2 Q3 ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम Q1 Q2 Q3 की जितनी ऊष्मा जो है उसको जोड़ेंगे तो वो हमेशा टोटल Q के बराबर ही आएगी उसकी वैल्यू। तो आइए हम देखेंगे कि यदि A पद है वो किस में बन रहा है, C1 + Q1 कैलोरी में, और द्वितीय पद क्या है, C जो बन रहा है वह D + Q2 कैलोरी में, और तृतीय पद में बन रहा है B + Q3 कैलोरी। अब हम तीनों को जोड़ देंगे A B C। जब हम जोड़ देंगे तो Q1 Q2 Q3 तीनों की वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो जो Q1 जो प्राप्त होगा, Q जो टोटल प्राप्त होगा वो इन तीनों के योग के कैसे होगा, बराबर होगा। इनसे जो प्राप्त होगी ऊर्जा वो हमेशा बराबर होगी। देखिए हम चित्र के ग्राफ से ही समझ रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को दो विधियों के द्वारा बनाया जा रहा है। एक देखिए अभी मैंने बताया था C + O2 और CO2 बना, तो डेल्टा H का मान क्या होगा, -393.5 किलो जूल, 5 किलो जूल। अब दूसरी विधि में हमने क्या किया, कार्बन लिया और ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल्स लिया है। अब जब हम ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल्स लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, जिसमें डेल्टा H1 का मान कितना होगा, 110.5 किलो जूल एनर्जी। अब यही कार्बन मोनोऑक्साइड की देखिए मैंने अभी पहले ही बताया था, हाफ ऑक्सीजन से और मॉलिक्यूल से क्रिया करा दी तब बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बना तो उसकी जो एनर्जी होगी -283.0 किलो। अब हम दोनों के मान को, यानी पहली विधि दूसरी विधि दोनों के मान को जोड़ दें तो वो हमेशा याद रखिए पहली विधि के बराबर उसकी वैल्यू आएगी। देखिए 110.5 किलो जूल और 283.0 किलो जूल, दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो 393.5 किलो जूल ऊर्जा ही उत्पन्न होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी अभिक्रिया एक पद में हो या अनेक पद में हो, तो अभिक्रिया के अंत में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो छोटी छोटी विधियों में अगर कराई जाए या डायरेक्ट कराई जाए, उनकी ऊर्जा का योग सदैव कैसा होता है, बराबर होता है। इस प्रकार आपने जाना कि हैश का नियम क्या था। तो आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है दहन ऊष्मा को समझाइए। देखिए दहन, जिस भी पदार्थ को जलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी बिना ऊष्मा के, बिना हवा के कोई भी पदार्थ नहीं जलता, हमेशा याद रखिए। तो दहन, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के जलने से क्या उत्पन्न हो रहा है, हमेशा याद रखिए ऊष्मा और प्रकाश। तो जब भी पदार्थों का दहन होता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, यही प्रक्रिया दहन कहलाती है। जैसे कार्बन को वायु में जलाने पर, यानी कार्बन है अपन ने वायु में जलाया तो कार्बन वायु के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो CO2 बन रही है, ऊष्मा बन रही है और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है वायु में गंधक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। तो देखिए सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश बन रहा है। तो ये हुए दहन के आपके समीकरण के। अब हम जानेंगे दहन के उपयोग। दहन क्या उपयोग है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है दहन का। तो 3 उपयोग हैं, 4 आप देखेंगे। पहला है ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरी मान ज्ञात करना है। यानी किसी भी ईंधन का हमें कैलोरी मान ज्ञात करना है तब हम याद कर सकते हैं दहन से। यौगिक की संभवन ऊष्मा निर्धारण में, यानी यौगिक की संभवन ऊष्मा कितनी है उस ऊष्मा को ज्ञात करने में भी हम क्या करते हैं, दहन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यौगिकों में संरचना निर्धारण में, यौगिक की संरचना कैसी है उस संरचना का निर्धारण भी हम
इसके द्वारा कर सकते हैं। भोजन की कैलोरी मूल्य का परिमाण, मतलब हमने जो भोजन ग्रहण किया उस भोजन में कितनी ऊर्जा उत्पन्न बताते हैं। आप देख रहे हैं एटीपी और एडीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वही ऊर्जा जो उत्पन्न हुई, तो यही ऊर्जा क्या होती है, हमारी मेज़रमेंट की जा रही है। तो किससे मेज़रमेंट की, हमने दहन की क्रिया के द्वारा। तो हमारे शरीर में हमारे भोजन के दौरान कितनी ऊर्जा उत्पन्न है एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, इस ऊर्जा का मापन भी दहन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंट्रोपी। एंट्रोपी से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिए एंट्रोपी का अर्थ है हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें बिखराव, यानी जो कार्य कर रहे हैं उसमें अव्यवस्था, उस अव्यवस्था, जितनी अव्यवस्था होगी उतनी ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो एंट्रोपी किसी निकाय की अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप है। कोई निकाय जितना अधिक अव्यवस्थित होगा, देखिए अव्यवस्थित है, उसकी एंट्रोपी का मान उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको व्यवस्थित करना है तो हमें उतनी अधिक ऊर्जा लगी ना, तो उतनी अधिक ऊर्जा लगी तो वही उसकी क्या है, एंट्रोपी है। तो वो अव्यवस्थित है तो उसको व्यवस्थित करना है, तो जितना ऊर्जा का मान लगा, जितनी ऊर्जा वेस्ट हुई, वही उसकी एंट्रोपी कहलाएगा। तो किसी पदार्थ की क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान न्यूनतम और गैसीय अवस्था में एंट्रोपी का मान अधिकतम। अब ठोस अवस्था में तो वो कण वैसे ही व्यवस्थित हैं, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए तो हमें कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा, तो मान कैसा होगा, शून्य के बराबर होगा। पर गैसीय अवस्था में गैस के कण क्या है, दूर दूर हैं, तो वो दूर दूर हैं, तो हमें उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, एक जगह करने के लिए क्या करना पड़ा, अधिक ऊर्जा लगानी पड़ी। तो हमेशा याद रखिए गैसीय कणों में जो एंट्रोपी का मान कैसा होगा, अधिक होगा। याद रखिए एंट्रोपी को एस से प्रदर्शित करते हैं, अतः एंट्रोपी में परिवर्तन को डेल्टा एस से दर्शाते हैं। अतः डेल्टा एस बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन टी। अतः डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी में परिवर्तन है। डेल्टा क्यू समतापी रूप से उत्सर्जित या अवशोषित क्या है, ऊष्मा की मात्रा, यानी तो अवशोषित हुई या तो उत्सर्जित हुई ऊष्मा, और टी है इसका तापमान। तो इस तरह से हमने जाना कि एंट्रोपी क्या है। तो आप समझ ही गए हैं एंट्रोपी का अर्थ क्या होता है। अर्थात एंट्रोपी का अर्थ होता है किसी भी निकाय की अव्यवस्था, यानी जो अव्यवस्था जो है वो अव्यवस्था ही क्या कहलाएगी, उसकी एंट्रोपी कहलाएगी। अब इस चैप्टर का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण या मुक्त ऊर्जा के लिए व्यंजक, जो पेपर में पूछा जाता है 4 मार्क्स में। आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, जो भी चीज़ डिफाइन नहीं होती हैं आप पूछ सकते हैं। देखिए पहले हम जान लें कि मुक्त ऊर्जा कहलाती क्या है। तो मुक्त ऊर्जा इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, क्योंकि गिब्स, तो इसीलिए इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसा ऊष्मागतिक फलन है जिसकी सहायता से किसी तंत्र के होने या चलने की संभावना या उसकी तात्कालिक का आयतन जान सकते हैं। तो उनमें जो होने वाला जो परिवर्तन है ऊर्जा का, उस ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं। मुक्त ऊर्जा की परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा की वह मात्रा जिसे उपयोगी काम में लगाया जा सके, यानी जो भी मात्रा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा से सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को क्या है अलग, उससे विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं, आगे बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं, तो एक रूप से दूसरे रूप में उसका उपयोगी कार्य में ही तो कर रहे हैं। तो एक रूप से किसी तंत्र से प्राप्त ऊर्जा का एक उपयोगी कार्य में लगाया जा सके, तंत्र की कौन सी ऊर्जा कहेंगे, वह इसकी मुक्त ऊर्जा कहलाएगी, जिसे हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। अभी हमने एंथैल्पी जाना था, तो एंथैल्पी आंतरिक ऊर्जा और उसके दाब और आयतन के गुणनफल और आंतरिक ऊर्जा की योग के कैसे थी, बराबर। अब हम जानेंगे गिब्स ऊर्जा यानी मुक्त ऊर्जा। तो जो मुक्त ऊर्जा है वो H एंथैल्पी माइनस TH के बराबर होगा। तो आपको ये याद रखना है। अब ये याद रखिए, सॉरी TH नहीं है, TS होगा, आपको सुधारना है। अब देखिए S क्या है, H तंत्र की एंथैल्पी है, S जो है तंत्र की एंट्रोपी और T उसका तापक्रम है। तो आपको याद रखना है कि H बराबर होता है AU प्लस PB। हम पहले ही एंथैल्पी में देख चुके हैं,
याद रखना ई जो आंतरिक ऊर्जा और यू जो है दोनों भी लिखे जाते हैं। आंतरिक ऊर्जा को हम U1 U2 से भी डिफाइन करते हैं और आंतरिक ऊर्जा को हम E1 E2 से भी डिफाइन करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, यदि कहीं किसी बुक में E1 दिया है और किसी बुक में U दिया है तो वो दोनों ही एक ही हैं। आप U1 से भी डिफाइन कर सकते हैं और E1 E2 से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे U लिया हुआ है तो G बराबर है U प्लस PV माइनस TS, यानी जो तंत्र की जो ऊर्जा परिवर्तन है अब वो इस प्रकार से भी लिखी जा सकती है, डेल्टा G डेल्टा U, डेल्टा बाहर आ गया क्योंकि P के साथ भी होगा V के साथ भी होगा और यहाँ पे भी डेल्टा बाहर है T के साथ भी और S के साथ भी। तो जो परिवर्तन है देखिए सारे परिवर्तन किस तरह से होंगे, P डेल्टा V, P डेल्टा S, T डेल्टा S। तो सारी वैल्यू को अब हम रखेंगे तो डेल्टा G बराबर किसके होगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V माइनस T डेल्टा S। तो याद रखना ताप कैसा है, स्थिर है और दाब भी स्थिर है। आइए अगला देखेंगे पॉइंट इसी का। देखिए जो आंतरिक ऊर्जा है U डेल्टा U प्लस P डेल्टा V बराबर किसके, डेल्टा G के। अब हमें मालूम है कि डेल्टा G प्लस P डेल्टा H किसके बराबर है, T डेल्टा S के बराबर है। और गिब्स समीकरण क्या कहता है, G बराबर H माइनस TS को स्थिर दाब पर जब हम प्रारंभिक और अंतिम भाग में बांटेंगे, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, G को, H को और S को तोड़ देंगे 1-2 भाग में, प्रारंभिक और अंतिम। तो अब हम जब इसे प्रारंभिक और अंतिम माने में तो समीकरण 1 और 2 प्राप्त होगा, चाहे G1 बराबर H1 माइनस TS1 तथा दूसरा जो वैल्यू प्राप्त होगी हमें G2 बराबर H2 माइनस TS2, ये समीकरण 2 होगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमें डेल्टा G की वैल्यू आ गई। तो डेल्टा G बराबर आ जाएगा डेल्टा G1 बराबर होगा डेल्टा G2 के। तो अब हम सब की वैल्यू इस प्रकार, अब आपका समीकरण क्या होगा, डेल्टा G बराबर G2 माइनस डेल्टा G1। यानी अब हम क्या करेंगे, आगे की ओर देखेंगे कि जब हम डेल्टा G जो है H2 और TS2 यानी 2 भागों में बटे हुए हैं 1 और 2 में, तो क्या किया है हमने, डेल्टा G जो है वो H साइड में ले आएंगे, H साथ में हो जाएंगे तो H2 माइनस H1 होगा, उसमें आप सुधार कर लीजिएगा, H2 माइनस H1 होगा और TS2 माइनस TS1 होगा। अतः जब हम डेल्टा में डिफाइन करेंगे तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, T डेल्टा S के बराबर होगा। तो आपके पास जो समीकरण होगा वो प्राप्त होगा, डेल्टा G बराबर होगा डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यही है आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो आपको ये समीकरण याद रखना है। याद रखिए, आप इतना लेंदी नहीं है, आपको ये याद रखना है G यानी जो गिब्स ऊर्जा है वो भी आपकी 1 और 2 प्रारंभिक और अंतिम में डिवाइड हो जाएगी, जो उसकी एंथैल्पी है वो भी 1-2 में डिवाइड होगी और उसकी जो एंट्रोपी है वो भी 1-2 में डिवाइड होगी। जब हम उस एंथैल्पी के मान को, एंट्रोपी के मान को और उसकी गिब्स ऊर्जा के मान को साथ में रखेंगे तो हमेशा याद रखिए समीकरण 2 में से 1 घटेगा और जब हम उसकी टोटल आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे तो उसे डेल्टा G से डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को निकाल सकते हैं। आपको इस समीकरण को ही याद रखना है। अगला है कार्य किसे कहते हैं। तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कैसा होता है, तुल्य होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाया और बल लगाने से बल की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो वस्तु पर जो संपन्न कार्य होगा W बराबर किसके होगा, F इंटू एस के। ये समीकरण 1 होगा। और यदि F बल उसी वस्तु में A त्वरण उत्पन्न कर देता है तो F बराबर किसके होगा, M इंटू ए के होगा। अब हमारे पास F की वैल्यू आ गई। अब F की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो W बराबर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, MAS, यानी W की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, MAS हो जाएगी। अब हमें मालूम है जो गति का जो समीकरण है, द्वितीय समीकरण है, वो ये बोलता है कि v² बराबर u² प्लस 2as। तो देखिए यहाँ पे as है तो यहाँ पर ये as लिखा हुआ है। अब हम इसे ज्ञात करेंगे तो इसमें a की वैल्यू, s की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, v² और u² को अलग कर दिया और 2as को अलग कर दिया, पक्षांतर कर दिया। तो 2as बराबर हो गया v² माइनस u²। अब 2 कहाँ का चला गया, v² u² के बटे में,
अब हमारे पास ये किसका मान आ गया, ए एस का मान आ गया। इसी ए एस के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रख देंगे। जैसे ही हमने रखा तो W बराबर हो जाएगा m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2। अब m का गुणा जो होगा मल्टीप्लिकेशन v से भी हो जाएगा और किससे, u से भी हो जाएगा। तो हमारे पास जो समीकरण है वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बटे 2। अर्थात अब हमारा जो समीकरण है वो किसके बराबर होगा, W बराबर एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बटे 2। यानी याद रखना है, अगर हम आधा जो है 2 जो उसके बटे में नहीं लिखना तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो W होगा, जो कार्य होगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कैसे होगा, बराबर होगा। तो ये हुआ हमारा गतिज ऊर्जा का समीकरण, गतिज ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं इसे, तो आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो यदि डेल्टा यू बराबर 0 है और क्यू और जो है एक दूसरे से संबंधित है तो क्या समीकरण होगा, तो हमने देखा था जो अपने ऊष्मागतिकी का नियम है उसी के बराबर है। डेल्टा यू बराबर क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न बोल रहा है बंधन ऊर्जा बंधन वियोजन ऊर्जा के बराबर कब होती है। तो याद रखना, जब द्विपरमाणुक अणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि की दोनों ऊर्जाएं कैसी होंगी, समान, क्योंकि वो लगभग दोनों के जो एटम हैं वो कैसे हैं, समान हैं। किसी तत्व की मानक अवस्था में उसके सबसे स्थायी रूप के निर्माण की एंथैल्पी क्या होगी। तो याद रखना, किसी तत्व की मानक अवस्था में उसकी स्थायी एंथैल्पी का मान कैसा होगा, 0 होगा। अगला है हीरे और ग्रेफाइट में, हीरे और ग्रेफाइट में किसकी एंट्रोपी अधिक है। तो याद रखना, ग्रेफाइट और एंट्रोपी अधिक, ग्रेफाइट की एंट्रोपी अधिक है क्योंकि यह शिथिल रूप में पैक होता है। किसी तापमान पर, यानी क्या, किस तापमान पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी 0 होती है। तो याद रखना, किस तापमान पर किसी पदार्थ की एंट्रोपी 0 होती है, परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप पर किसी भी जो है निकाय है उसकी जो तापमान है उस पदार्थ की एंट्रोपी कब 0 होगी, जब उसका ताप कैसा हो, परम शून्य ताप पर होगा, तब उसकी एंट्रोपी कैसी होगी, 0 होगी। अगला है कि ऊष्मागतिकी के दृष्टिकोण से जानवर और पौधे किस प्रणाली से संबंधित होंगे। तो याद रखिए, खुली प्रणाली से संबंधित होंगे। अब इस अभिक्रिया को आपको बताना है कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 2 भागों में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा S है। तो याद रखना, इसमें कौन सी ऊष्मा होगी, धनात्मक होगी। अब हैश का नियम क्या है, हैश का नियम पहले ही जान चुके हैं कि कोई भी क्रिया एक पद में कराए या अनेक पद में, उनमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो छोटी छोटी अभिक्रिया जो विधि है उन विधि से प्राप्त ऊर्जा और टोटल एक ही डायरेक्ट की हुई ऊर्जा का योग कैसा होता है, बराबर होता है। अब हम जानेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है। तो रुद्धोष्म जो प्रक्रम है उस प्रक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब एंट्रोपी हम पहले ही जान चुके हैं, आपको 1 नंबर में देना है। तो याद रखिए, एंट्रोपी किसी भी अव्यवस्था या यादृच्छिकता की माप होती है एंट्रोपी। अगला है कि तापमान T पर होने वाली एक उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन और अवशोषित जो है या विकसित जो है उसमें ऊष्मा है के बीच संबंध बताना है। तो आपको याद रखना, डेल्टा S बराबर किसके है, QReV रिवर्सिबल पर अपॉन जो है T होगा। तो ये आपको टेम्परेचर से संबंधित और एंट्रोपी से संबंधित जो है ऊष्मा का व्यंजक है संबंध। अगला है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के संदर्भ में स्वतः स्फूर्तता की शर्त क्या है। तो याद रखिए, यदि डेल्टा G ऋणात्मक है तो प्रक्रिया स्वतः स्फूर्त है, और यदि डेल्टा G धनात्मक है तो प्रक्रिया गैर स्वतः स्फूर्त होगी। यानी डेल्टा G 0 है तो प्रक्रिया कैसी है, संतुलन में है। तो आपको ये मान याद रखना है। अगला आ जाता है रुद्धोष्म प्रक्रिया है क्या। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रणाली और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, तो वो कैसी प्रक्रिया कहलाएगी, रुद्धोष्म प्रक्रम। यानी जब ना तो ऊर्जा का ना तो ऊष्मा का कोई आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रुद्धोष्म प्रक्रम। अतः ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अगला है ऊष्मागतिकी के संदर्भ में मुक्त ऊर्जा क्या है। तो किसी प्रणाली की मुक्त ऊर्जा कार्य करने की क्या है, उसकी क्षमता है। तो डेल्टा G बराबर H माइनस T डेल्टा S होगा।
उसमें माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ है, बच्चों सुधार लीजिएगा। अगला है प्रश्न 15, विस्तृत गुणधर्म की परिभाषा दीजिए। तो वे गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तृत गुणधर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने जो लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर को जाना। इस प्रकार आज ऊष्मागतिकी के चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। सारे प्रश्न उत्तर को नोट कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर जो मेरे नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, बहुत अच्छी स्लाइडों के साथ, चित्रों के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक एंड कमेंट्स माय वीडियोस।